हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू लॉ स्पायर। मेरा नाम आयुषी है और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि ये तीन ऐसे वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं, स्पेशली अगर आप एक लॉ स्टूडेंट और पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ रहे हो। तो ये तीन टर्म्स क्या हैं? नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये तीनों वर्ड्स जो सी से शुरू हो रहे हैं, इनकी क्या मीनिंग है, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो जब भी कोई स्टेट या कोई देश स्टैब्लिश होता है तो उसको कुछ ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, कुछ एजेंसीज चाहिए होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटैलिटीज चाहिए होते हैं अपने नेशन को रन करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लॉ है जो ये डिफाइन करता है कि ये ऑर्गन्स क्या होंगे, कैसे स्टैब्लिश होंगे, इनकी क्या पावर्स होंगी, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, इनकी आपस में क्या रिलेशंस होंगी, इनकी सिटीजन्स के साथ क्या रिलेशन होगा। तो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंशनड होता है। साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मैंशन होता है कि उस देश के फंडामेंटल फीचर्स क्या होंगे, उस देश के एस्पिरेशंस क्या होंगी। तो अगर हम लोग अपने देश का एग्जाम्पल लें तो उसमें क्या है, हमारे देश में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मेंशन्ड है। तीन मेन ऑर्गन्स क्या है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। उसके अलावा म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। तो ये सब ऑर्गन्स क्या है, ये सब इंस्ट्रूमेंटैलिटीज क्या है, हमारे देश को बेहतर रन करने में मदद कर रहे हैं। और अगर ये सब कुछ ना हो तो क्या होगा, हमारा देश बहुत ही ज़्यादा एडहॉक मैनर में और आर्बिट्री मैनर में रन करेगा। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फंडामेंटल फीचर्स और एस्पिरेशंस भी मेंशन्ड है। जैसे अगर हम लोग प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स को देखें तो क्या पता चलता है, हमारा देश एक सोवराइन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। उसके अलावा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि भाई हमारी ये फ्यूचर में एस्पिरेशंस हैं, लोगों की ये एस्पिरेशंस हैं, उनको प्लीज़ फुलफिल करने की कोशिश करिए। फिर हमारा जो देश है वो फेडरल है विद यूनिटरी फीचर्स। फिर हम लोग एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइजी है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो या तो रिटन होता है या अनरिटन होता है। तो जैसे इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस में अगेन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैंने साइड में यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, आप आराम से पॉज करके वीडियो को देख लेना कहाँ कहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कहाँ कहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या होता है। सो एज अपोज टू द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर फॉल करता है सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर वो लॉ जो कि एक्सप्रेसली डिफाइंड है, वो नॉर्म्स जो कि एक्सप्रेसली डिफाइंड है। दूसरा आता है जुडिशियल डिसीजंस, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, मतलब जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो जो भी इंटरप्रेट करते हैं उन लीगल नॉर्म्स को, मतलब जो एक्सप्रेस लीगल नॉर्म्स हैं, अगर उसमें कोई लूप होल है या फिर कोई एनामली है तो उसको कौन सही करेगा, उसका जिम्मा दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को। मतलब हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो डिफाइन करता है या फिर वो इंटरप्रेट करता है सो दैट जो लूप होल्स और एनामलीज हैं वो सही हो पाए। तो दूसरा हो गया जुडिशियल डिसीजंस। अब तीसरी चीज जो आती है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस या फिर ट्रेडिशंस, मतलब ऐसे नॉन लीगल नॉर्म्स जो कि ट्रेडिशन या फिर कस्टम के फॉर्म में चले आ रहे हैं और ये कस्टम और ये ट्रेडिशंस कहीं पर एक्सप्रेस नहीं है, ना ही किसी जुडिशियल डिसीजंस में मेंशन की गई है। तो तीनों का एग्जाम्पल अगर हम लोग अपने देश में देखने की कोशिश करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो बता ही दिया है ऊपर। तो दूसरी चीज़ क्या है? जुडिशियल डिसीजंस। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जब आप उनको देखोगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बैराक देखोगे, तो जिस तरीके से वो फंडामेंटल राइट्स डिफाइंड है और अब जिस तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक्सपैंड हो चुके हैं, तो वो कैसे हुए हैं? बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिन्होंने राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इतना ज़्यादा वाइड कर दिया है बाई इंटरप्रिटेशन कि अब उसमें बहुत सारे ऐसे राइट्स फॉल करते हैं जो हमने पहले कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो जो कॉलेजियम सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो, वो कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस के अंदर वो नॉर्म्स को डिफाइन किया गया है कि कैसे कॉलेजियम सिस्टम स्टैब्लिश होगा, कैसे जजेस अपॉइंट होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक लाइन मेंशन्ड है, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तीसरा एग्जाम्पल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, जो केशवानंद भारती केस में और मिनर्वा मिल्स केस में और सेवरल अदर केसेस में जो एक्सपैंड की गई, डिफाइन की गई, वो कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये एक नया कॉन्सेप्ट इजाद किया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का अपने देश में एग्जाम्पल देखें तो जो हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है वो होता है सीनियर मोस्ट जज।
तो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट जज है वही बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कहाँ दिया हुआ है? ये कन्वेंशंस में, ये हमारे ट्रेडिशंस हैं, हम लोग इसको फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर होगा इलेक्शन में, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आएगी उसका जो लीडर होगा वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। ये कहाँ मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मेंशन्ड है ये। उसके बाद क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि हंग पार्लियामेंट हो जाती है, या फिर जब लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ता है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो ये सारी चीजें कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इन सिचुएशंस में प्रेसिडेंट कैसे एक्ट करेगा, कैसे नहीं एक्ट करेगा, ये सब कुछ बाय कन्वेंशंस, बाय कस्टम्स चला आ रहा है। तो बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में इंटरप्रेट किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ ऑर्गन को क्रिएट करता है और स्टैब्लिश करता है, बट एट द सेम टाइम वो उसकी पावर्स पे कुछ लगाम लगाता है, कुछ रेस्ट्रेंट लगाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब ऐसे देश में कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। तो बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होता है, और ऐसे देश जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होता है वहां पर क्या प्रॉब्लम होती है? वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्ररी हो जाए, वो करप्ट हो जाए, वो अथॉरिटेटिव हो जाए, वो ओप्रेसिव हो जाए, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके फ्रीडम्स को ज़बरदस्ती रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करे। जैसे कि एक सेइंग है ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसी सेइंग के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या इंश्योर करता है? वो ये इंश्योर करता है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी तरीके से अथॉरिटेटिव ना हो पाए, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको जबरदस्ती रिस्ट्रिक्ट ना कर पाए, लीगल मीन्स के अंदर ही काम करे। तो अगर हम लोग अपने देश का एग्जाम्पल देखें तो उसमें क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक डॉक्ट्रिन फॉलो होती है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो मॉन्टेस्क्यू ने, जो कि एक पॉलिटिकल फिलोसफर है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था जो कि ये कहता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं, मतलब स्पेशली जो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके जो पावर्स हैं वो सेपरेटली डिफाइंड होनी चाहिए, अपनी अपनी पावर्स डिफाइन होनी चाहिए। और अगर ये लोग अपने पावर के बाहर जाकर काम करने की कोशिश करें तो तीनों ही आपस में एक दूसरे को चेक करें और बैलेंस आउट करें। तो हमारे देश में ये कैसे हो रहा है? तो लेजिस्लेचर का क्या काम है कि वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी, जुडिशरी का क्या काम है कि वो लॉ को एनफोर्स कराएगी। तो इन तीनों की पावर सेपरेटली डिफाइंड है। अगर इन तीनों में से कोई भी बाहर जाने की कोशिश करता है और एक दूसरे की पावर्स में इंटरफेयर करता है तो तीनों ही एक दूसरे को चुप कराने में लग जाते हैं कि नहीं भाई, तुम हमारे पावर्स में आके इंटरफेयर ना करो। एंड अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी पावर्स से बाहर जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को वायलेट करने की कोशिश करते हैं, तो जुडिशरी क्या इंश्योर करती है? स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर से ये इंश्योर करती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकते, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। मतलब बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन या फिर बाय मेकिंग लॉ आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो अमेंडमेंट की पावर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर, वो भी कुछ केसेस में फ्लेक्सिबल है, कुछ केसेस में रिजिड है। और बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हो, मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकता है बट वो उसके बेसिक फीचर्स को नहीं वायलेट कर सकता है। उसके अलावा क्या है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही केसेस में उनकी जो सरकार है वो केवल 5 साल रन करेगी, उसके बाद उन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो अगेन ये क्या इंश्योर कर रहा है कि हर 5 साल आपको वोट मांगने जाना पड़ेगा, और अगर लोग आपको इलेक्ट करेंगे, मतलब आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हो, तो अगर लोग आपको इलेक्ट करेंगे तो ही आपकी सरकार बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर अपनी सरकार रन करते रहोगे, आपको हर 5 साल में जवाब देना पड़ेगा। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कैग, ये क्या इंश्योर कर रहे हैं? ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे देश की मशीनरी है वो प्रॉपर तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से और लीगल मैनर में रन करती रहे। सो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आई होप आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया हो और दोबारा आपको कोई किताब उठा के इसे समझने की कोशिश ना करनी पड़े। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो डू हिट लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल, और आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो अगर आपको थ्रू आउट दिस वीडियो कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा हो या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।